दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और घर में मुझे सभी पिया कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ दो ही बहनें हैं, जिसमें मेरी बड़ी बहन काव्या की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसीलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी भी कम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 5 फीट से थोड़ी सी ही ज्यादा थी। लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी। हम यानी कि मेरे पापा मम्मी और मैं गांव में रहते थे तथा दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऐसा ही कुछ करते थे। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर वह खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फ़ोन पर भी खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो वह मेरी दीदी के साथ किया करते थे। मुझे भी उनके साथ यह बातें करके बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वह वीडियो कॉल पर मुझसे जिद करने लगते थे कि तुम्हारी भी दिखाओ ना पिया कैसी है, इसीलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार नाग देवता के दर्शन करवाए थे। वह बोलते कि कुछ नहीं होता पिया, तुम तो बहुत शर्माती हो, अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज इसकी पूजा करती है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना, आप भी ना। सच कहूँ तो मेरा भी पूजन करवाने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसीलिए मैं फ़ोन काट देती। एक बार जीजू ने फ़ोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया कि पिया, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम शादी कर लो? तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले कि अरे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो आपको बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फ़ोन कर लिया और पूछने लगे कि क्या हुआ पिया, तुमने बताया नहीं? तो मैं बोली कि जीजू वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वह गुस्सा करेंगी। तभी जीजू बोले कि अरे पिया, तुम इतना डरा मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरी ना है, आप मत आना। शाम को मैंने फिर जीजू को फ़ोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊँगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 10 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में पापा मम्मी भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहाना भी बना लिया था कि मैं ज़रा कम से आया था, इसलिए सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने ज़ोर से मेरी छोटी खींची और बोले कि कैसी हो साली साहिबा, फ़ोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो? तभी मैं ज़ोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना। मैंने कितना मना किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो? इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़ी ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने का ब्रेसलेट निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर था। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी जीजू? तो वह बोले कि यह तो साली साहिबा के लिए बस छोटा सा तोहफा है, बताओ कैसा लगा? तो मैं मुस्कुराते हुए बोले कि बहुत सुंदर है जीजू, लेकिन आप यह मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले कि अरे नहीं पिया, यह तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया। वैसे सच कहूँ तो ये तुम पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल राजकुमारी सी लग रही हो। तभी मैं बोली कि बस करो जीजू, मुझे ज़्यादा मस्खे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड से पूछ लिया कि जीजू आप आज आज रुक जाते।
तो जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जाऊँगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाऊँगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, यह तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे तथा मम्मी पापा खेत चले गए, क्योंकि हमारे खेत में अभी चावल लगाए जा रहे थे। मैं भी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घर पर रुकी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वह बोले कि अगर तुम भी चलोगी तो फिर दामाद जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसीलिए तुम घर पर ही रुको। मेरे पापा से ऐसी बात सुनकर जीजू तो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि अब हमें सारी दोपहर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद मैं रसोई का काम निपटाने लगी, और जैसे ही पापा मम्मी घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया तथा खुद नीचे बैठकर मुझे मनाने लगे कि अब मान भी जाओ ना पिया। जीजू को नीचे बैठा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज़, आप ऐसे मत करिए। चलिए ठीक है, पहले आप ऊपर बैठिए। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले कि चलो महारानी जी को थोड़ी दया तो आई। तभी मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसे करेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। लेकिन सच कहूँ तो जीजू, मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। तभी जीजू बोले कि कोई बात नहीं पिया, यह नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम सभी को होती है, और वैसे भी तुम घबराई हुई और भी सुंदर लग रही हो। मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू स्टार्ट करने लगे, उतने में ही काव्या दीदी का फ़ोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर काव्या दीदी ने घंटी मार दी। जीजू फिर से फ़ोन काटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली कि क्या बात है अर्नव, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तभी मैंने जवाब दिया कि दीदी, वो मैं प्रिया बोल रही हूँ। तभी दीदी बोली कि अच्छा कैसी हो पिया, और मम्मी पापा कैसे हैं। तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो। तभी दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजू ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीदी से परेशान होकर डांटने लगे कि काव्य, तुम्हें सुबह ही फ़ोन कर देना चाहिए था ना। अब कैसी हो, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तुम रुको, मैं अभी 1 घंटे में ही पहुंचता हूँ। तभी दीदी बोली कि अब इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब कॉल करती हूँ तो उठाते नहीं हो, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जीजू ने दीदी को सॉरी बोला और कहा कि चलो अब मुझे माफ़ भी कर दो रानी साहिबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तभी मैंने जीजू के हाथों से फ़ोन ले लिया और दीदी को कहने लगी कि दीदी, मुझे जीजू की शिकायत करनी है। तो दीदी बोली कि कैसी शिकायत। फिर मैंने उन्हें कहा कि यह मुझे बहुत परेशान करते हैं, हर वक्त छेड़ते रहते हैं। मैं तो इन्हें बहुत डांटती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। अब आप ही समझाओ इन्हें। तब दीदी बोली कि यार जीजा साली के मामले में तो मुझे मत ही घसीटो, वैसे भी ये मुझे भी बहुत तंग करते हैं, इसीलिए इनकी आदत हो गई है। ऐसा कहते रहते उन्होंने फ़ोन काट दिया। इतने में जीजू खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है पिया, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजू से कहा कि अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मैं भी तैयार हूँ। तो जीजू बोले कि नहीं पिया, तुम समझने की कोशिश करो, काव्या को मेरी ज़रूरत होगी। मैंने जीजू को बहुत समझाया कि अरे बस आधे घंटे की तो बात है ना जीजू, फिर चले जाना। लेकिन जीजू ने मेरी एक भी नहीं सुनी, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोनी सी आवाज़ में जीजू से कहा कि प्लीज़ जीजू। मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजू भी भावुक हो गए और बोले कि अरे पगली, रो क्यों रही हो। तभी जीजू ने मुझे बेड पर बिठाया और बोले कि चलो अब मुस्कुराओ। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है, यह तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजू मुझे समझाते हुए बोले कि अरे मुझे पता है पगली,
इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हारी दीदी से भी मिलाना। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मेरा तो चेहरा ही खिल गया, लेकिन मैंने जीजू को कहा कि पापा नहीं जाने देंगे। उन्हें कौन कहेगा, तो जीजू बोले कि वह काव्य संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई, और जब जीजू ने काव्या दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूँ तो दीदी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू शहर के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू पर से नज़रें नहीं हटाई। जब जीजू ने पूछा तो मैं बोली कि सच सच बताना जीजू, आप सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे क्या? तभी जीजू मुस्कुराते हुए बोले कि आया तो तुम्हारी, लेकिन किस्मत देखो, तुम्ही को लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे ही जीजू को आई लव यू बोल दिया। मेरे इतना कहते ही जीजू ने एकदम ब्रेक लगा दिए और बोले कि पिया, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अब भी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। तो मैं बोली कि हाँ, इतना मुझे पता है, तभी मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। फिर मैंने सॉरी बोलकर कहा चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूँगी। तभी जीजू बोले कि मैं तो बस तुम्हें। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, आगे से नहीं करूँगी। वही रास्ते पर एक गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था, तो मैं गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत ही पसंद है। इसके बाद आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए। घर पर दीदी के साथ उनकी सहेली बैठी थी, जो उन्हें अस्पताल से चेक करवा कर लाई थी। मुझे देखकर काव्या दीदी बहुत ही खुश हुई। जीजू ने जाते ही दीदी को डांट लगानी शुरू कर दी कि तुम्हें कितनी बार बोला है, काव्या धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। इसके बाद जीजू वहीं बैठ गए और मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं रसोई में सभी के लिए पोहे बना रही थी, क्योंकि दोपहर में सभी को भूख लग गई थी। तभी रसोई में जीजू भी आ गए और वह बहुत ही खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी का कारण पूछा तो वो बोले कि पिया, तुम जितनी अच्छी बाहर से हो, उससे लाख गुना अच्छी अंदर से हो। तभी मैंने कहा कि जीजू, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो जीजू बोले कि लेकिन मैंने तो आज ही देखा है तुम्हें बुरी नज़र से बचाने वाले तिल, और जब तुम तब जाकर मैं समझी कि आज तो जीजू में लाइव दर्शन ही किए हैं, क्योंकि बाथरूम में एक खिड़की भी थी। तभी मैंने आंखें चढ़ाते हुए कहा कि जीजू दीदी सच ही बोलती है कि आप बड़े बदमाश हो, कभी नहीं सुधरोगे। तभी जीजू मेरी तारीफ करते हुए बोले कि आप जैसी साली साहिबा साथ हो तो मैं सुधर कर क्या करूँगा। फिर मैंने जीजू को कहा कि चलिए अब जल्दी से दीदी के रूम में चलिए, नाश्ता कर लेते हैं। तो जीजू बोले कि नाश्ता वास्ता छोड़ो, बाद में कर लेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम्हें ऐसे देखा है, मुझसे तो एक पल भी नहीं रुका जा रहा। फिर जीजू ने मेरे हाथ से नाश्ते की थाली छुड़ाई और मुझे ले जाने लगे। तो मैंने जीजू को रोका कि अरे जीजू छोड़िए ना, आप तो बहुत जिद करते हैं। आपको नहीं पता कि घर में दीदी भी है और वह जाग रही है, इतनी भी क्या जल्दी है, शाम को कर लेंगे ना। अगर दीदी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जीजू बोले कि कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम चलो, तुम्ही ने तो कहा था कि सिर्फ आधे घंटे की ही बात है। लेकिन तभी दीदी ने आवाज़ मार ही दी कि दोनों रसोई में ही लड़ते रहोगे या नाश्ता भी लेकर आओगे, मुझे भूख लग रही है। तब जाकर जीजू माने कि चलो, अब जज साहब का आर्डर आ गया है तो फिर शाम को ही करेंगे। और हम नाश्ता लेकर दीदी के रूम में आ गए। आते ही दीदी ने कहा कि अर्नव, इतना क्यों परेशान करते हो बेचारी को। दीदी के इतना बोलते ही मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि दीदी, यह मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तभी जीजू दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि अच्छा बाबा, आज से सारी मजाक मस्ती बंद। ठीक, अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद जीजू नहाने चले गए तथा मैं और दीदी उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गए। शाम को मैंने फर्श पर पोछा लगा दिया तथा थोड़ा बहुत काम करके दीदी को आंगन में टहलाने लगी। तभी जीजू बोले कि पिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगाना है तो बता दो।
तभी मैं जीजू से मजाक करते हुए बोली कि घर का सामान तो पूरा है, लेकिन आते वक्त मेरे लिए गुलाब जामुन ज़रूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी जीजू बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो, आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही ले आऊँगा। इतना सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई थी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली कि मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए, अब साली आई है तो उनकी इतनी सेवा हो रही है। तभी जीजू बोले कि अब मुझे आज्ञा दो रानी साहिबा, वरना यही रात हो जाएगी। जीजू के बाजार जाने के बाद हम टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगे। फिर रात के 8 बजे के करीब जीजू वापस आ गए थे, तो आते वक्त मिठाइयाँ तथा खाना भी ले आए। इसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया तथा जीजू ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजू दीदी को रूम में ले गए तथा उन्हें दवाइयाँ दे दी और उनका सर दबाने लगे। जीजू के साथ बात करते करते दीदी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि साथ में दवाइयों का असर भी था। दीदी को सुलाने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए। मैं बैठी हुई जीजू का ही इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखकर मैं बोली कि 10 मिनट और ना आते तो मैं भी तुम्हें सोई हुई मिलती। तो जीजू बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं वैसे भी जगा ही लेता। फिर वह बोले कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। ऐसा बोलकर वह रसोई में चले गए और फ्रिज में से एक बियर की बोतल लेकर आए। तो जब मैंने जीजू से पूछा कि यह क्या है, तो वह बोले कि कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य के लिए ठंडी होती है और थोड़ी सी पी लोगी तो तुम्हें घबराहट भी महसूस नहीं होगी। तभी मैंने जीजू को मना कर दिया कि नहीं जीजू, यह सब मैं नहीं पीऊँगी। अगर आपको नहीं लेनी तो मत लो, मैंने आज तक नहीं पी, और पापा भी कहते हैं कि शराब तो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तभी जीजू बोले कि अरे पगली, तुम कौन से ज़माने में जी रही हो, यह तो बस नॉर्मल बियर है, इससे कुछ नहीं होता। और तुमने तो देखा ही होगा कि आजकल की लड़कियां भी पीती हैं। इसके बाद जीजू ने मुझे पिला ही दी। वैसे मेरी फर्स्ट टाइम थी तो थोड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन उसे पीने के बाद सारी घबराहट मानो उड़ गई हो। इसके बाद जीजू ने पूजा स्टार्ट कर दी। जीजू बोल रहे थे कि हवन कुंड का साइज तो बहुत छोटा है पिया। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, यह तो और भी अच्छा है ना, पुजारियों को छोटा हवन कुंड ही पसंद आता है। इसके बाद जीजू ने आधे घंटे तक पूजा की और उसके बाद थक गए। जीजू ने गंगाजल मेरे ऊपर ही छिड़क दिया था, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। मैंने जीजू को बोला भी कि कम से कम इसे तो ऊपर न छिड़कते, तो जीजू बोले कि क्या करूं, पिया गिर गया। इसके बाद जीजू अपने कमरे में चले गए तथा मैं नहाकर सो गई। रात को तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन सुबह मुझे पता चला, क्योंकि मुझे मीठा मीठा दर्द हो रहा था। इसके बाद मेरा और जीजू का रोज़ का काम हो गया था। हमें पूजा किए बिना नींद ही नहीं आती थी। उधर दीदी भी बीमार थी, तो जीजू भी मेरे ऊपर डिपेंड हो गए थे। मैंने 10-15 दिनों तक जीजू के साथ खूब मज़े किए, और इतने में दीदी भी वापस ठीक हो गई थी। इसके बाद जीजू मुझे वापस गांव छोड़ आए थे। फिर 2 दिनों बाद जीजू का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पिया, दरअसल तुम्हारी दीदी को सब कुछ पता चल गया था। वह तो तुम्हारी खातिर कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं कल घर आया तो उसने मुझे बहुत डांटा और मुझसे बात भी नहीं की। वैसे मैंने काव्या को मना लिया है, लेकिन प्लीज़ अब तुम भी वह सारी बातें दिमाग से निकाल देना। यह सुनकर मैं भी डर गई थी, लेकिन काव्या दीदी दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन कर लिया और उनसे माफ़ी मांग ली। दीदी बोली कि कोई बात नहीं पिया, तुम तो बच्ची थी, गलती तो इनकी ही है, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया है। आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तुम घर पर भी कुछ मत बताना, वरना मम्मी पापा भी परेशान होंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, और दीदी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जीजू में भले ही लाख कमियां थीं, लेकिन वह काव्या दीदी की हर बात मानते थे।